गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रोसेशन एंड लिबरमान टेस्ट के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की जो फिनॉल में बेंजीन वाले के द्वारा दी जाती है। उनमें अपनी आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और एरोमेटिक जो रिंग्स होती है, एरोमेटिक जो वलय होती है, उन सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो की जाती है। हम जानते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में हम फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड की, और एसाइलेशन में हम फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिड हैलाइड की। इन दोनों की रिएक्शन जब फिनॉल के साथ करवाई जाती है, हम देख सकते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी। जब फिनॉल अभिक्रिया करता है किसी एल्किल हैलाइड के साथ, किसी लिवाइस एसिड की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये फिनॉल एल्किल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बनाता है, और तो या पैरा प्रोडक्ट उसमें अपन को मिलेगा, या तो ऑर्थो मिलेगा या पैरा, या दोनों का कुछ रेशियो जो मिक्सचर है दोनों प्रोडक्ट का, वो हमको प्राप्त होगा। दूसरा हम बात करें फिनॉल के एसाइलेशन की, तो अगर मैं इसी फिनॉल की अभिक्रिया एसिड हैलाइड या RCOX के साथ करवा दूं, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लोगों को ऑर्थो प्रोडक्ट या पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल प्राप्त। तो ये दोनों रिएक्शंस फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से जानी जाती है। केवल रिएक्टेंट चेंज करने से अपने प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, इनका नाम भी चेंज हो जाता है। जब फिनॉल की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। जब फिनॉल की रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो अभिक्रिया को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की कि कैसे ये रिएक्शन होती है। तो मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। क्रियाविधि की हम बात करें तो इस क्रियाविधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं। जब इलेक्ट्रोफाइल जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, लिवाइस एसिड होता है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जब एल्किल या एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो हेलोजन होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्योंकि लिवाइस एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, तो ये जो हेलोजन है ये नेगेटिव चार्ज सहित शिफ्ट हो जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो कार्य है यहाँ पर वो हेलोजन वाहक का है, हेलोजन कैरियर का है। ये क्या काम करता है लिवाइस एसिड में, हेलोजन कैरियर का, यानी कि ये हेलोजन को अपने साथ ले जाता है जिससे कि एल्किल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही ये हेलोजन इस AlCl3 के साथ आएगा तो ये बनेगा AlCl3X माइनस प्लस R प्लस इलेक्ट्रोफाइल अपना। ये जो R प्लस बना ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, अगर मैं इस RX की जगह एसिड क्लोराइड की बात कर लें अपन, COCl है अपने पास, तो ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन सहित इसके ऊपर अटैक करेगा और ये AlCl4 माइनस बनाएगा, साथ में CO प्लस। ये दोनों जो इलेक्ट्रोफाइल बने ये सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एरोमेटिक वलय के ऊपर अटैक करेंगे, फिनॉल के ऊपर अटैक करेंगे, और फिनॉल के ऊपर अटैक करके इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाए। मैं यहाँ पर एल्किल के टाइम काम में ले रहा हूँ, तो जैसे ही ये फिनॉल अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा।
ये इंटरमीडिएट अपने पास आएगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड R और अगली स्टेप, जो थर्ड स्टेप होती है अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो क्या होती है? डीप्रोटोनेशन। क्या होती है वो? डीप्रोटोनेशन। ये जो है कंपाउंड अपने पास इंटरमीडिएट, इसका इस स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा और ये जो प्रोटॉन है अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये वापस से इधर, और -1+ बाहर निकलेगा और फिनॉल अपने पास कौन सा प्रतिस्थापी आ जाएगा? ऑर्थो प्रतिस्थापी। अगर इस स्टेट में ये एल्किल जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अगर पैरा वाली पोजीशन पर जाकर जुड़े तो अपन को पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। दोनों जो रिएक्शन है फिडेल-क्राफ्ट की, एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, मैकेनिज्म सेम रहेगी, केवल अपन को चेंज क्या करना है? कंपाउंड जो रिएक्टेंट है वो चेंज करना है। अपन एल्किल हैलाइड लेंगे तो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल बनेगा और अपन एसिड हैलाइड लेंगे तो एसिटॉक्सी फिनॉल बनेगा। क्लियर है? सेकंड, इसके बाद अपन बात करते हैं बहुत ही फेमस रिएक्शन, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। कोल्बे-श्मिट रिएक्शन के द्वारा जो फिनॉल है इसका कार्बोक्सिलेशन होता है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन में। क्या होता है इसमें? फिनॉल का कार्बोक्सिलेशन। और ये कार्बोक्सिलेशन किसे कहेंगे? जिसमें फिनॉल के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता हो तो उस अभिक्रिया को अपन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन या कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है? ठीक है। रिएक्शन कैसे होती है? जब फिनॉल की अभिक्रिया सबसे पहले NaOH के साथ करवाते हैं जिससे फिनॉल का सोडियम सोल्ट प्राप्त होता है। अब रिएक्शन चालू होती है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन कि जब सोडियम सोल्ट और फिनॉल की रिएक्शन या फिनॉल के सोडियम लवण की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने के बाद जब उसका एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो ऑर्थो कार्बोक्सी फिनॉल प्राप्त होता है, या हम कहें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमें मिलता है। देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। जब इस सोडियम लवण की अभिक्रिया फिनॉल के सोडियम लवण की अभिक्रिया CO2 के साथ करवाई जाती है तो हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त हो। ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें। रिएक्शन हमें याद रखनी है, फिनॉल का सोडियम सोल्ट लेना है, CO2 के साथ करवानी है, बाद में इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाना है जिससे हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म या क्रियाविधि की इसके बात करें तो ये जो फिनॉल का सोडियम सोल्ट है इसमें सोडियम पर प्लस और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश होता है। जब ये अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन पर। तो जो इंटरमीडिएट अपने पास बनेगा वो होगा COONH। अब यहां पर ये जो इंटरमीडिएट बना इसका डीप्रोटोनेशन होता है, ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट होगा और ये इधर, तो यहां पर अपने पास आ जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ये किसका है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण
जब इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाता है अम्लीय माध्यम में, तो ये यहाँ पर H इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। अपने को शुद्ध अवस्था में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा हम कोल्विशिमेट रिएक्शन को करवाते हैं। देख सकते हैं हम कैसे जो फिनोल का सोडियम सॉल्ट है, अब फिनोल का सोडियम सॉल्ट इसलिए काम में लेते हैं कि जैसे ही फिनोल का सोडियम सॉल्ट काम में लेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर अपन को जिस न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी उसको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग फिनोल का सोडियम सॉल्ट काम में लेते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं राइमर-टिमार रिएक्शन की। थर्ड जो अपनी आती है राइमर टिमार रिएक्शन। अब ये राइमर-टिमार रिएक्शन वापिस जैसे जिस प्रकार से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की थी, उसी प्रकार से राइमर-टिमार रिएक्शन भी दो प्रकार की होती है। इसमें एक होती है फॉर्माइलेशन, राइमर-टिमार फॉर्माइलेशन, और दूसरी होती है कार्बोक्सिलेशन। जब अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाए और जब अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बेस की प्रेजेंस में करवाई जाए तो प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। जब अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ करवाई जाती है तो प्रोडक्ट ऑर्थोफॉर्मिल फिनोल बनता है या पैराफॉर्मिल फिनोल बनता है। जब अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑर्थो कार्बोक्सी फिनोल या पैरा कार्बोक्सी फिनोल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। इन दोनों रिएक्टेंट के साथ अलग अलग अभिक्रिया करवाई जाती है। देखते हैं हम, सबसे पहले हम बात करते हैं जब फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाती है, यानी कि फॉर्माइलेशन, और उसी राइमर-टिमार फॉर्माइलेशन रिएक्शन की बात करते हैं। जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH या NOH की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो प्रोडक्ट के रूप में हमको ऑर्थो या पैरा फॉर्माइल फिनोल प्राप्त होता है। या हम कहें कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक प्राप्त होता है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर जाते हैं, क्रियाविधि पर। तो क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होता है, ये क्लोरोफॉर्म जो है KOH के साथ रिएक्शन करेगा, या मैं ये कहूँ कि OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये OH माइनस इसके इस प्रोटॉन को अपने साथ लेकर जाता है और बनाता है CCl3 माइनस प्लस H2O, या हम कहें कि ये इसका सोडियम लवण बनता है प्लस K2। ठीक है, ये जो CCl3 माइनस बना या ट्राइक्लोरो कार्ब एनायन बना, ये ट्राइक्लोरो कार्ब एनायन क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये ट्राइक्लोरोकार्बन आयन अपने एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन सहित बाहर निकाल देता है और बनता है Cl माइनस प्लस CCl2 पर 2 इलेक्ट्रॉन। कौन से? इस नेगेटिव चार्ज वाले। तो ये क्या बनी? डाइक्लोरो कार्बन। अब यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राइमर-टिमार रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम क्या है।
तो रायमर्टिमर रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा अपना, कार्बिन इंटरमीडिएट, या ज़्यादा सही अपन कहें डाइक्लोरोकार्बिन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि रायमर्टिमर रिएक्शंस के अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा। कार्बिन यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभी किया है। तो यहाँ पर जो कार्बिन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अब इंटरमीडिएट बन गया। ये इंटरमीडिएट सेकंड स्टेप में अपने फिनोल के ऊपर अटैक करेगी। ये तो पहली स्टेप होगी। सेकंड स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट कार्बिन बनी ये फिनोल के ऊपर अटैक करेगी। तो इनका एक यौगोत्पाद बनेगा। ठीक है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, या तो मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, ये जो हाइड्रोजन निकलता है यहां से अपने इलेक्ट्रॉन इधर देखे H+ की फॉर्म में, तो ये H+ यहाँ पर आके यहाँ से निकलकर इस जगह आकर अपन इसको ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपना बन जाता है CH Cl और Cl, डाइक्लोरोमेथिल फिनोल। ये जो कंपाउंड बना जब हम इसको आगे जो एक कंपाउंड बना डाइक्लोरोमेथिल फिनोल, इस पर वापस KOH की रिएक्शन करवाने पर इस KOH का जो OH- ही अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि इस कार्बन से दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। इस वजह से इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और ये OH यहाँ अटैक करेगा, तो ये Cl- बाहर निकलेगा, जो KCl की फॉर्म में अपन यहाँ बाहर निकाल देते हैं। अब अपने पास जो इंटरमीडिएट बचा, इसमें एक क्लोरीन एटम कार्बन से जुड़ा हुआ, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ देगा और ये Cl क्लोरीन माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। फाइनली ये जो कंपाउंड बचेगा इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, यानी कि डीप्रोटोनेशन हो जाता है और फाइनल कंपाउंड अपने पास ऑर्थोफॉर्माइल फिनोल या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये बात हो जाती है अपने फॉर्माइलेशन की या रायमर्टिमर फॉर्माइलेशन रिएक्शंस की, जिसमें कि फिनोल से फॉर्माइल ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ता है। सेकंड अपनी जो रिएक्शंस होती है कार्बोक्सिलेशन या रायमर्टिमर कार्बोक्सिलेशन, उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि रायमर्टिमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जनरली एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। कार्बोक्सिलेशन, अब इस कार्बोक्सिलेशन जब फिनोल का होता है तो फिनोल सीधे लेके करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। अब यहाँ पर किसी बेस की इसमें स्टार्टिंग में आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम जुड़ने के कारण कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इस कारण ऑक्सीजन के लोन पर इधर और डायरेक्ट फिनोल इस पर अटैक कर सकता है और ये Cl- बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो CCl3 H वाला बनेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देकर H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब अपने पास जो कंपाउंड बचा वो हो जाता है
ऑर्थो ट्राइक्लोरो मेथिल फिनॉल, ऑर्थो पर ट्राइक्लोरोमेथिल जुड़ा हुआ है उसका फिनॉल। मैग्नीशियम हम इसकी साथ में ही देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो ऑर्थो ट्राइक्लोरोमेथिल फिनॉल बना, इस पर अटैक होगा OH माइनस का यानी कि क्षार का। तो ये OH माइनस यहाँ अटैक करके Cl को अपने साथ लेके जाएगा, ये बनेगा हाइड्रोक्सी डाइक्लोरोमेथिल फिनॉल। यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने के कारण या मैं कहूँ कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देकर ये Cl के साथ HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो अब P जो बचा अपने पास वो बच जाता है C≡Cl। क्लियर है? यहाँ पर इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को दिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। ठीक है, जब ये H+ की फॉर्म में बाहर निकला और यहाँ से ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- की फॉर्म में बाहर निकला, तो ये दोनों यहाँ से बाहर निकले इसकी फॉर्म में, HCl की फॉर्म में। या हम डायरेक्ट निकालते यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। यहाँ पर COCl ग्रुप अपने पास बचा, इस COCl ग्रुप का वापस बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो क्या होगा? इधर अपने पास जुड़ेगा OH और इधर जुड़ेगा K या पोटेशियम। तो अपने पास फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड निकलेगा। क्या यहाँ से? KCl। क्लियर है? तो जब अपन रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट है अपना वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। जब अपन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मिल हाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। क्लियर है? इन दोनों की मैकेनिज्म याद रहेगी। केवल डिफरेंस इतना है कि जो कार्बोक्सिलेशन है इसमें डायरेक्ट फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड पर फिनॉल अटैक कर देता है, और जब अपन क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो वहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बन इंटरमीडिएट। इस कार्बन इंटरमीडिएट बनने की वजह से जो राइमा-टिमा रिएक्शन है इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, और कई बार ये क्वेश्चन जो है इस रिएक्शन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।